Hello student. In previous video we started the chapter 7 Civilizing the Native Educating the Nation. इसमें हमने पढ़ा कि ओरेंटलिज्म या फिर ओरेंटलिस्ट क्या सोचते थे, एंग्लोलिस्ट मतलब कि जेम्स मिल और मेकाले हमारे इंडियन लिटरेचर को सर्च कर देख कर या हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या सोचते थे। इसके साथ ही ब्रिटिश जो थे वो एजुकेशन को व्यापार से किस तरीके से व्यवसाय से किस तरीके से जोड़कर देख रहे थे। अब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स। अब जहाँ वो इतना सारा चेंजेस कर रहे थे तो लोकल स्कूल के साथ में क्या चेंजेस आए। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम इन 1870 विलियम एडम अ स्कॉटिश मिशनरी toured to the districts of Bengal and Bihar. He had to been asked by the company to report the progress of education in the vernacular schools. vernacular मतलब देसी स्कूल, जो लोकल स्कूल्स हैं उनमें क्या प्रोग्रेस है एजुकेशन को लेकर, इसकी रिपोर्ट बनानी है। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस इज इंटरेस्टिंग. Adam found that there were over 1 lakh Pathshala in Bengal and Bihar. These were small institutions with no more than 20 students each, but the total number of children being taught on these Pathshalas was considerable, over 20 lakhs. उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं बिहार एंड बंगाल में, और ये जो है दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पर 20 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पर लगभग जो हैं 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं. दीज इंस्टीट्यूशन वर सेटअप बाय वेल्दी पीपल एंड लोकल कम्युनिटी एट द टाइम दे वर स्टार्टेड बाय द टीचर. और ये जो इंस्टीट्यूशन है या तो वेल्दी पर्सनस के द्वारा शुरू किए गए थे, या लोकल कम्युनिटी लोकल समुदाय के लोगों द्वारा, या फिर टीचर के खुद के द्वारा शुरू किए गए थे. द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल. फ्यू थिंग्स दैट यू associate with the school today were present in the पाठशाला at the time. There were no fixed fee. उस टाइम में एजुकेशन सिस्टम जो था वो काफ़ी फ्लेक्सिबल था. एडम ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार क्या था, काफ़ी फ्लेक्सिबल था. यहाँ पर कोई फीस नहीं थी, नो प्रिंटेड बुक्स, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, नो सेपरेट बिल्डिंग, स्कूल की कोई सेपरेट बिल्डिंग नहीं थी, नो बेंचेस, नो चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो रोल कॉल रजिस्टर, नो एनुअल एग्जामिनेशन एंड नो रेगुलर टाइम टेबल. मतलब ऐसा कोई सर्टेन नहीं था, वहाँ पे फ्लेक्सिबल था कि बच्चे की इच्छा के अनुसार उसको पढ़ाया जाता था. वहाँ पर चेयर टेबल भी नहीं थे, ब्लैक बोर्ड भी नहीं हुआ करता था, एनुअल एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ करते थे. इन सम प्लेसेस क्लासेस वर held under the banyan tree. In other places in the corner of the village shop, temple or the guru's home. Fee depend on the income of parents. The rich had to pay money more than the poor. Teaching was oral and the guru decided what to teach in accordance with the needs of the students. Students were not separated out into the different classes. All them sat together in the one place. The guru interacted separately with the groups of the children with the different levels. Adam discovered that this flexible system was suited to local needs. For intense classes were not held during the harvest time when the rural children often worked in the fields. ये इतना फ्लेक्सिबल था कि हार्वेस्ट टाइम पे, फसलों की कटाई के टाइम पे जो क्लासेस थी वो नहीं लगती थी. द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैव बीन कट एंड स्टोर्ड. पाठशाला फिर से तब शुरू होती थी जब क्रॉप्स कट जाती थी, स्टोर हो जाती थी, तब पाठशालाएं शुरू होती थी. मतलब हार्वेस्ट के टाइम पे क्लासेस नहीं लगती थी, और जब ये सारा हार्वेस्टिंग का काम पूरा हो जाता था तब वापस से क्लासेस शुरू होती थी. दिस मेंट दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ द पीजेंट फैमिली कुड स्टडी. इसका मतलब था कि जो पीजेंट फैमिली के लोग बच्चे थे वो भी इजीली पढ़ पाते थे. न्यू रूल, न्यू रूटीन. अब क्या हुआ, नया रूल आ गया. अब ब्रिटिशर्स ने अपनी शुरू कर दी, एडम की रिपोर्ट देखी, उसके बाद उन्होंने अब नए न्यू रूटीन और न्यू रूल. अब द मिड
19th century, the company was concerned primarily with the higher education, so it allowed the local Pathshala to function without much interference. After 1854, the company decided to improve the system of vernacular education. 1854 के बाद जो local education system था उसको उन्होंने improve करने की सोची. It felt that this could be done by the introducing order within the system, imposing routine, establishing rules, ensuring the regular inspection. उन्होंने क्या चाहा कि यहाँ पर रूटीन हो, रूल्स हो और इसके साथ ही यहाँ पर रेगुलर इंस्पेक्शन भी होना चाहिए. अब इन्होंने ये कैसे किया, तो उन्होंने इसके लिए इट अपॉइंट नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स each in the charges of looking after 4 or 5 schools. The task of the pandit was to visit the Pathshala and try to improve the standard of teaching. Each guru was asked to submit periodic report and take classes according to the regular timetable. Teaching was now to be based on textbook and learning was to be tested through the system of annual examination. अब जब उन्होंने किया तो गुरु को कुछ लोगों को उन्होंने अपॉइंट कर दिया, पंडित को गवर्नमेंट पंडित अपॉइंट कर दिए जो जिनको कि 4-5 स्कूलों का वर्क दिया गया और उनका क्या टास्क था कि वो पाठशालाओं को विजिट करें और उनकी स्टैंडर्ड टीचिंग के स्टैंडर्ड जो है उसको बढ़ाए. ईच गुरु वाज आस्क्ड टू सबमिट पीरियडिक रिपोर्ट्स. हर गुरु को अपनी पीरियडिक रिपोर्ट सबमिट करानी होती थी एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल और उनको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस लेनी पड़ती थी. टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन. जहाँ पहले कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती थी, गुरु अपनी इच्छा से बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से उनको पढ़ाते थे, अब टेक्स्ट बुक आ गई थी. इसके साथ ही जहाँ एनुअल एग्जामिनेशन का कोई सिस्टम नहीं था वो एनुअल एग्जामिनेशन यहाँ पर शुरू हो गया था. स्टूडेंट वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फीस. अब जहाँ उनको फीस क्या होता था, पेरेंट्स की जो स्थिति है उसके अनुसार देनी होती थी, अब वहाँ पर उनको रेगुलर फीस देनी, अटेंड रेगुलर क्लासेस, उनको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ती थी. सिट ऑन फिक्स सीट, अपनी जगह पे बैठना होता था. ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, और उनको नए रूल को ओबे करना पड़ता था. पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू द गवर्नमेंट ग्रांट्स. जो पाठशालाएँ थी जो इस रूल को मान लेती थी उनको गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती थी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता था, और जो नहीं करते थे उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती थी. ओवर द टाइम हु वांटेड टू रिटेन द इंडिपेंडेंस फाउंड टू डिफिकल्ट टू कंप्लीट द गवर्नमेंट एडेड रेगुलेटेड पाठशाला. और जो इस चीज़ के लिए मना करते थे, वो जो गुरु अपने इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, उनको उनकी पाठशालाओं को रन करने में या उनको अपनी पाठशाला चलाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. द न्यू रूल एंड रूटीन हैड अनदर कॉन्सिक्वेंस इन द अर्लियर सिस्टम. और इसका एक और जो था वो ये था कि जहाँ पहले अर्लियर सिस्टम में क्या होता था, हार्वेस्ट के टाइम पे बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं आते थे, स्कूल नहीं चलता था. लेकिन अब जो था उनको उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्कूल आना पड़ता था. सिंस द टाइम टेबल इज़ फ्लेक्सिबल, पुराना टाइम जो था रूटीन था उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, अब यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही. और इसके साथ ही हार्वेस्ट के टाइम पे जो लोग बच्चे नहीं आते थे, अब उनको हार्वेस्ट के टाइम पे भी, फसलों की कटाई के टाइम पे भी स्कूल आना पड़ता था, और अगर वो स्कूल नहीं आते थे तो उनको इनडिसिप्लिन माना जाता था. द एजेंडा ऑफ अ नेशनल एजुकेशन. नेशनल एजुकेशन का एजेंडा, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, एजेंडा क्या था. ब्रिटिश ऑफिसर वर नॉट ओनली द पीपल थिंकिंग अबाउट द एजुकेशन इन इंडिया. ब्रिटिश ही वो ऑफिशियल्स नहीं थे जो भारत में एजुकेशन सिस्टम को लेकर सोचते थे. भारत के भी कई लोग जो थे वो भारतीय एजुकेशन को लेकर कई चीज़ें सोचते थे. इनमें जो थे वो महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर वर टू सच इंडिविजुअल्स हु रिएक्टेड अगेंस्ट द वेस्टर्न एजुकेशन. महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो दोनों ने ही वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के विरुद्ध थे. वो इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस. इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस. अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया. ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने.
महात्मा गांधी का मानना था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है, जो ब्रिटिशर्स द्वारा दी गई एजुकेशन है, वो हमें गुलाम बना रही है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि वो हमारे किस में चेंज कर रहे थे, हमारे टेस्ट में, हमारी वैल्यूज़ में, हमारे कल्चर में बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि उनके जो सामान है, उनका जो वो गुड्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। और जो लोग ये एजुकेशन ले रहे थे वो ब्रिटिशर्स की जो थॉट थी उनसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ करते थे। इसलिए उनका क्या मानना था कि हमको ये ब्रिटिशर्स जो शिक्षा दे रहे हैं वो हमें गुलाम बना रही हैं। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट द कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड ऑफ इंडियंस। जो महात्मा गांधी थे उनका कहना था कि जो कॉलोनियल रूल है, एजुकेशन जो है, वो भारतीयों के मन में या दिमाग में हीनता की भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम में भर रहा है। इट मेड दैम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर। वो हमें बता रहा है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम की कह रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन सिस्टम जो है वो ज़्यादा अच्छा है। एंड डिस्ट्रॉय द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर। और साथ वो हमारे जो कल्चर में हमारा जो गौरव है उसको ख़त्म कर रहा है। मतलब जो लोग, उनका वेस्टर्न एजुकेशन देने का जो मोटिव था वो ये था कि उन वेस्टर्न कल्चर को बढ़ाना, लोगों में वेस्टर्न कल्चर जो है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उसके प्रति लोगों के मन में सम्मान की भावना लाना। वही जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो प्राइड के जो चीज़ें हैं, भारतीय कल्चर जो है उसके प्रति उनके मन में जो गौरव की भावना है उसको कम करना का मोटिव था। देयर वॉज अ पॉइजन ऑफ दिस एजुकेशन, सेड महात्मा गांधी, इट वॉज द सीनफुल, it enslaved Indians, it cast an evil spell on them charmed by the West। ये हमें जो है वो गुलाम बनाते जा रहे हैं। साथ में ही हमारे जो संस्कृति है, महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा से ये विष भरा है, ये पापपूर्ण है और इसमें भारतीयों को दास बना दिया है, इससे लोगों के पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, मतलब पश्चिम जो वेस्टर्न कल्चर है उससे जो प्राइड उनको मिल रहा है, पश्चिम में आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले हैं। इंडियंस एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन बिगिन एडमायरिंग द ब्रिटिश रूल। जो लोग इंडियन जो वेस्टर्न कल्चर से या वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से एजुकेट हो रहे हैं वो ब्रिटिश रूल को एडमायर कर रहे हैं। एंड महात्मा गांधी वांटेड टू एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस recover their sense and dignity and self-respect. During the national movement, he urged to students to leave the educational institution in order to show the British that Indians were no longer willing to enslaved। और उन्होंने उस नेशनल मूवमेंट के टाइम भी कहा था कि हमें जो है वो स्टूडेंट से कहा था कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को छोड़ दें और उनको ब्रिटिशर्स को बताएं कि अब भारत जो है, भारत के लोग जो हैं वो ज़्यादा अब गुलाम नहीं रहेंगे। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेज ऑट टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग एजुकेशन इन इंग्लिश crippled Indians, distance from them from their own social surroundings। उनका क्या मानना था कि इंडियंस की एजुकेशन जो है इंडियन लैंग्वेज में ही होनी चाहिए, मीडियम जो होना चाहिए वो इंडियन लैंग्वेज का होना चाहिए। इसके साथ ही इंग्लिश एजुकेशन ने भारतीयों को क्रिपल्ड बना दिया, मतलब पंगु बना दिया है, अपाहिज बना दिया है और अपने ही सोशल सराउंडिंग, सामाजिक व्यवहार से या सामाजिक कल्चर से उनको दूर कर दिया। एंड मेड देम स्ट्रेंजर इन देयर ओन लैंड्स, और उनको अपनी ही लैंड से के लिए स्ट्रेंजर बना दिया है। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन द ओरल नॉलेज। उनका क्या मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो सिर्फ फोकस करती रीडिंग और राइटिंग पे, जब ओरल नॉलेज पे उनका कोई फोकस नहीं है। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक रादर देन द लाइव्ड एक्सपीरियंस। उनका क्या मानना था कि ये जो है वो टेक्स्ट बुक पे आधारित है, जबकि शिक्षा जो होनी चाहिए वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड होनी चाहिए एंड प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड होनी चाहिए। ही आर्ग्यूड दैट द एजुकेशन ought to be developed in person, mind and soul। एजुकेशन जो है वो ought to be developed a person's mind and soul। literacy or simple learning to read and write by itself did not count as education। उनका मानना था कि साक्षरता या सिर्फ रीडिंग और राइटिंग आना ही एजुकेशन नहीं है। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स। लोगों को अपने हाथों से काम करना आना चाहिए।
लर्न क्राफ्ट, उनको क्राफ्ट करना चाहिए, मतलब हस्तशिल्प आना चाहिए, लोगों को हाथों से काम करना चाहिए। नो टू हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, उनको पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ें ऑपरेट की जाती है। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू द अंडरस्टैंड, और जब वो अपने हाथों से काम करेंगे, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, तो उनकी दिमाग का विकास होगा। जहाँ पर वहाँ जो वेस्टर्न एजुकेशन थी वो सिर्फ टेक्स्ट बुक पर आधारित थी, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रही थी। A nationalist sentiments spread. Other thinkers also began thinking of a system of national education which would be radically different from that set up by the British. Tagore's Abode of Peace का मतलब शांति का घर, मतलब शांति निकेतन, टैगोर का शांति निकेतन। टैगोर भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के विचारों से सहमत थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो वेस्टर्न सिस्टम है एजुकेशन का, वो सही नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ों में उनके अलग भी थे। वो चीज़ हम देखेंगे अभी। मैनी ऑफ दे हैव हर्ड दैट ऑफ शांति निकेतन। रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये इंस्टीट्यूशन 1901 में बनाया था। एज अ चाइल्ड, जब टैगोर जो छोटे थे वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे, उनको स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगता था। द स्कूल अपेयर्ड लाइक ए प्रिजन, उनको जेल के समान लगती थी स्कूल। फॉर ही कुड नेवर डू वॉट ही फेल्ट लाइक डूइंग, सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन द टीचर, टैगोर्स माइंड वुड वंडर अवे। जहाँ सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते थे, उनका दिमाग कहीं और ही चल रहा होता था। मतलब टैगोर को भी स्कूल जाना पसंद नहीं था। The experience of his school days in Calcutta shaped Tagore's ideas of education. He wanted to set up a school where the child was happy, where she would be free and creative, where she would able to explore her own thoughts and desire. And टैगोर ऐसी स्कूल को स्थापना करना चाहते थे जहाँ पर कि जब वे बड़े हों तो उन्होंने ऐसा स्कूल के बारे में सोचना शुरू किया जहाँ पर कि मुक्त और रचनाशील हो सकें, वो क्रिएटिव हो सकें, अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें, अपनी थॉट्स को समझ सकें, आप नई चीज़ों को जान सकें, डिज़ायर को समझ सकें। टैगोर फेल्ट द चाइल्डहुड ऑट टू बी टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। टैगोर का मानना था एक बचपन का जो समय है वो टाइम है सेल्फ लर्निंग का, outside the rigid and restricting discipline of the schooling system set up by the British। उनका ये मानना था कि बचपन जो का समय जो है अपने आप सीखने का समय है, जब अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन को से मुक्त होना चाहिए। जो डिसिप्लिन था, जो स्कूलिंग सिस्टम था, वैसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। टीचर हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप हर क्यूरियोसिटी। शिक्षक को कल्पनाशील होना चाहिए, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता हो, जानने के चाह हो, विकसित करने में मतलब बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप करे, जानने की इच्छा डेवलप करे। अकॉर्डिंग टू द टैगोर, द एग्जिस्टिंग स्कूल किल्ड द नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू क्रिएटिव हर सेंस ऑफ वंडर। उनका ये मानना था कि जो अभी की एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों की जो नेचुरल डिज़ायर है, जो क्रिएटिव की कल्पनाशील होने की, उसको वो ख़त्म कर रहा है। Tagore was a view that creative learning could be encouraged only within the natural environment। उनका मानना था कि क्रिएटिव लर्निंग जो है वो तभी बढ़ सकती है जब नेचुरल एनवायरनमेंट में इसको दिया जाए। सो ही चूज set up the school 100 kilometers away from Calcutta in a rural setting. He saw it was a abode of peace. Shanti Niketan. Living in harmony with nature, children could creative their natural creativity. वहाँ पर बच्चे अपनी स्वाभाविक क्रिएटिविटी के साथ काम करते थे या अपनी एजुकेशन लेते थे। इन सेंस ऑफ टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट about the education is similar way. There were however difference too.
जहाँ दोनों के विचार कुछ मिलते जुलते थे, वहीं इन दोनों में डिफरेंस भी था। गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। जहाँ पर गांधी जी जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, वो मशीन्स और टेक्नोलॉजी के भी खिलाफ थे। टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद व्हाट ही सा एज बेस्ट विद इन द इंडियन ट्रेडिशन। इसके साथ ही वो मॉडर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो थी और भारतीय सभ्यता जो थी, इन दोनों का जो बेस्ट थिंग थी, उन दोनों को मिलाकर इंडियन ट्रेडिशन बनाना चाहते थे। ही एम्फेसाइज द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन अलॉन्ग विद आर्ट, म्यूजिक एंड डांस। वो चाहते थे कि लोग बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी की भी शिक्षा मिले, साथ के साथ आर्ट और म्यूजिक और डांस भी वो सीखें। Many individual and thinker were thus thinking about the way of national education system could be fascinated. Some wanted change with the system set up the British and felt that the system could be extended so as to include wider section of the people. Other urged to the alternative system to be created so that the people were educated into the culture that was truly national. कुछ लोग जो थे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का रूपरेखा में बदलाव चाहते थे। वो चाहते थे कि ज़्यादा तक लोगों तक एजुकेशन पहुँचे। कुछ लोगों का ये मानना था कि लोग ऐसे थे जो वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे हमारे एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने प्रभावित किया था। I hope you understand the chapter. So do the question answer and read the chapter again. Okay. Thank you.